तो हमारी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है तो हम कानून से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। तो फिर हम अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ होता है हम नारियों के साथ उसको झेलते झेलते मर जाते हैं। दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मैं आपको आज ऐसी महिला से मिलाने वाला हूं जो महिला वाकई में अपने आप में एक अभी हम हैं अररिया जिला के प्लासी प्रखंड अंतर्गत पकड़ी पंचायत। कहाँ पे कौन सा मुद्दा पे वोटिंग हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ मैम संगीता मैम से, जो कि मुखिया रह चुकी हैं पकड़ी पंचायत के। बीते 5 साल में उन्होंने कैसा कार्य किया है और सफलतापूर्वक कौन कौन सी योजना में इन्होंने काम किया है, और प्लस इनके माइंड में, इनके जहन में कौन सी ऐसी बात चल रही है जो कि प्लासी प्रखंड अंतर्गत पकड़ी पंचायत के ग्रामीणों के लिए फ़ायदा हो और यहाँ की रहने वाले वासियों के लिए कुछ हो और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ। तो मैं सीधा बात करूँगा। आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि मैम आपका स्वागत है हमारे पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद आपका। जी मैम, पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी शुक्रिया। मैम मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, अपना परिचय देने पहले मैम आप। मैं संगीता मल्लिक हूँ, पिता श्री चंद्रिका मल्लिक। मैं पटना से हूँ और मेरा ससुराल पकड़ी अररिया पकड़ी पंचायत में है। यहाँ की मैं पूर्व मुखिया रह चुकी हूँ। अभी वर्तमान में चुनाव का दौर चल रहा है। अभी पटना यूनिवर्सिटी से मैंने PGDCP किया है। तो मैम B.Ed प्लस। जी मैम आप इतनी पढ़ के मतलब जॉब में क्यों नहीं, फिर राजनीतिक में आने का मकसद क्या है आपका, मेन रीज़न मैम? राजनीति में एक्चुअली आने का ऐसा कोई मकसद कभी नहीं रहा मेरा। मैंने B.Ed किया, साइकोलॉजी से PG किया, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी भी किया और इन सब का पर्पस यही था कि चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री लेने के बाद मुझे काउंसलर के लिए अप्लाई करना था। B.Ed करने का मकसद यही था कि मैं एक अच्छे स्कूल में एक अच्छी टीचर बन सकूं और बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकूं। डिग्री तो मैंने ले लिया, लेकिन कोई भी कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम होता है PAT वगैरह या SAT, तो वो मैं नहीं निकाल पाई, हकीकत जो है। तो उसी दौरान एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया, उसी दौरान मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद फिर घर, बच्चे और इन सब की जिम्मेदारियाँ, इन सब की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई। इन सब की जिम्मेदारियों को संभालना अब मेरी ज़रूरत थी। घर में मैं बड़ी बहू होने के नाते एक लोगों के अंदर एक अलग ही विश्वास होता है बहू के प्रति कि मेरे घर को संभालेगी, मेरे घर में सास ससुर हैं, घर में और भी सदस्य हैं, उन सब का ख्याल रखेगी। और प्लस शादी होने के बाद जब बच्चे आ गए, उसके बाद फिर मैं जिम्मेदारियों में उलझ गई और वो ज़रूरी भी था, घर परिवार और बच्चों को देखना। तो मैं गांव आती जाती थी। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती थी, मेरे हस्बैंड और मैं दिल्ली में रहती थी। अच्छा। तो दिल्ली से आना जाना हमेशा होता था। हर 2-4 महीने 6 महीने पे 10 महीने दिन के लिए मैं आती थी, फिर मैं वापस चली गई। तो गांव आते जाते चुनाव का एक ऐसा दौर आया कि आरक्षण है और SC महिला ही चुनाव में खड़ी होंगी। तो गांव वालों को जब ये पता चला तो गांव वालों ने मुझे पसंद किया। घर के लोगों ने भी चाहा कि मैं ही खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि SC कैटेगरी का रिजर्वेशन है और प्लस महिला ही सीट है। तो बेटा नहीं रोते हैं, महिला सीट है। मैं शुरू में नहीं चाहती थी राजनीति में, लेकिन लोगों की इतनी चाहत थी कि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। लोगों का अरमान था कि मेरे गांव में एक पढ़ी लिखी महिला आए और मुखिया बने। तो और मैंने गांव की स्थिति को भी देखा कि बहुत जर्जर हालत में है। ना गांव में कहीं रोड है, ना कोई अच्छी व्यवस्था है, ना पढ़ाई लिखाई में भी बहुत पीछे है। स्कूल की व्यवस्था बहुत ख़राब थी और मानसिकता भी लोगों की जो है औरतों के प्रति
बेहतर नहीं थी, क्योंकि सीट रिजर्वेशन था, महिला सीट था, और मैं एक पढ़ी लिखी महिला थी, बहू थी इस गाँव की, जो कि लोगों का मानना है कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ इस गांव के अंदर, इस गांव में। तो लोगों ने मुझे पसंद किया, लोगों का एक प्रेशर भी बना, लोग बहुत चाहते थे कि मैं ही करूं। मैं जब गांव की स्थिति को देखी कि यहाँ एक भी रोड नहीं, बारिश के दिनों में लोग कीचड़ में चलते हैं, गाड़ी साइकिल कुछ भी चलाते हैं तो वहाँ चक्का फंस जाता है, और कितनी परेशानी होती है लोगों को। पगडंडियों से चलते हैं, दोनों तरफ खेत है और पतला रास्ता है, और उसमें पगडंडियों से चलते हैं, और गिरते पड़ते बच्चे चलते हैं। कहीं की स्थिति को देखते हुए मुझे लगा, और औरतों की स्थिति इतनी खराब थी कि यहाँ पे किसी से भी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, पंचायत में पंचायती बैठता है तो औरतों के पक्ष में बहुत कम होता है समाधान। न्याय की बहुत कमी थी, इंसाफ की कमी है। तो मुझे लगा कि ऐसा मुझे करना पड़ेगा, मुझे इस दौड़ में, इस चुनाव में आके खड़ा होना पड़ेगा। शायद कहीं ना कहीं मेरे हाथों ही कुछ अच्छा हो सकता है। मेरे अंदर दिली ख्वाहिश भी थी, बचपन से मैं चाहती भी थी कि काश कोई ऐसा पावर होता औरतों के हाथ में कि औरतों को न्याय मिल पाता, गांव की बुरी हालत सुधर पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे मुखिया बने गांव में, बहुत से ऐसे मुखिया और गांव की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ, कभी कोई विकास नहीं हुआ। मुखिया तो बहुत लोग बने, आए और गए, लेकिन विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ। मैम, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमारे प्लासी प्रखंड के अंतर्गत पकड़ी पंचायत से मुखिया के रूप में रह चुकी हैं। तो मैम, आप अपने बीते 5 साल के कार्यकाल में कौन कौन सी योजनाएं में वर्क किया है, आप उनका थोड़ा उजागर करें और अपने जनताओं को बताएं। बहुत से ऐसे कम से कम 30-32 रोड बना चुके हैं हम जी, शौचालय बन चुका है बहुत सारे जी, बहुत सारे इंदिरा आवास बहुत लोगों को मिल चुका है, और आवास बहुत से लोगों को इंदिरा आवास भी मिल चुका है जी, कुछ लोग बचे हुए होंगे मुश्किल से। जी, शौचालय भी बहुत सारे लोगों को बन चुका है, अभी कुछ प्रक्रिया में चल रहा है, कुछ लोगों का काम बाकी है जो कि अभी चल रहा है, मिल जाएगा। और 28-30 लगभग रोड बन चुके हैं। तो कम से कम लोगों को तो रोड मिल गया, कीचड़ से निजात मिल गई, और लोग के घर तक आज गाड़ी मोटरसाइकिल सब पहुंच पाता है। पहले कभी ऐसा नहीं हो पाता था। जी मैम। और बहुत से ऐसे वृद्धा पेंशन रुका हुआ था, वो सब चालू हुआ, और बहुत से ऐसे कन्या विवाह का बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, वो सब उन लोग को लाभ जहाँ तक होता है हम लोग करवाने में सक्षम होते हैं। जी मैम, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अभी बिहार में 7 निश्चित योजना में आपके पंचायत में जैसे गली नली वगैरह या फिर स्ट्रीट लाइट जनरल योजना में कितने % काम हुआ है? जनरल हर घर पानी पहुंच रहा है मैम? अभी कुछ घर में पानी पहुंच रहा है, पाइप बिछ गया है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो मैम, ये जनप्रतिनिधियों को ये वर्क नहीं दे करके मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा कहना है, और आप भी कहें इस चीज़ को, जैसे 7 निश्चित योजना जनप्रतिनिधि कोई भी वर्क होता है पंचायत लेवल में तो प्रखंड के माध्यम से उनको दिया जाता है। तो मैम, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नल जल वाला योजना है इनका टेंडर करके दिया गया है, इसलिए शायद वर्क सही से नहीं हो पा रहा है कार्य, इसमें कितनी सच्चाई है मैम? वर्क हो रहा है और यहाँ तो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, ये सच है जी। जितना उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है अभी, क्योंकि और भी बहुत सी योजनाएं हैं उसमें काम में इन्वॉल्व है लोग, और उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि काम थोड़ा सा रुका हुआ है, कुछ लोगों की ढिलाई है, उसमें टाइट होने की ज़रूरत है। जी मैम, अगर इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस बार भी शायद महिला ही सीट हैं, तो पकड़ी पंचायत के सभी युवा पीढ़ी, बच्चे बच्चियां, मतलब जो बालक जो वोट देते हैं 18 साल के बाद, और यहाँ के ग्रामीण, यहाँ की जनता फिर से आपको चयनित करते हैं, तो आपका पहला उद्देश्य अब जो आएगा, जब मुखिया बन के आएंगी आपका कदम क्या होगा? उजागर करें, जनता को बताएं। पहला कदम यही होगा कि
स्कूल की व्यवस्था को अच्छी करवाई जाए, चाहे वो डीएम के थ्रू हो या बिहार सरकार के थ्रू हो, जो भी है स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो ताकि सारे बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ सकें। जो गरीब घर के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ध्यान ना दें। प्राइवेट स्कूल में जितनी बेहतर पढ़ाई होती है उतनी बेहतर पढ़ाई हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हो सके। दूसरा होगा कि औरतों की स्थिति को सुधार किया जाए, औरतों के मान सम्मान की रक्षा की जाए। उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, लेकिन उनको उस कानून के बाद जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उसे बहुत लेट हो जाता है, वो नहीं मिल पाता है और वो केस लड़ते लड़ते मर जाती हैं, उनको अधिकार नहीं मिल पाता है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि अगर कानून दिया है तो उसके बाद जस्ट तुरंत सुरक्षा भी दें ताकि शैतानों का नाश हो सके, इंसानों का जन्म हो सके। तीसरी बात कि गांव में बेहतर विकास हो, लोगों को रोड घाट है या फिर इंदिरा आवास है, शौचालय है या और भी अभी इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास बन चुका है। तो हम चाहते हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सोच है कि एक भी झोपड़ी ना रहे, तो वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, हमारी ये कोशिश होगी। हर घर पक्का मकान हो। मैम, पकरी पंचायत के ग्रामीणों के लिए कुछ मैसेज है आपका आने वाला चुनाव के लिए? आने वाले चुनाव के लिए मैं यही पकरी पंचायत के पकरी वासियों को मैसेज दूंगी कि अपना वोट सोच समझकर सही व्यक्ति को दें, वो चाहे वो जो भी हो, जिनके प्रति आपकी अच्छी सोच है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और गांव में बेहतर विकास कर रहे हैं, कर सकते हैं, आपका विश्वास जिन पर है उनको वोट दें ताकि आपके गांव का भविष्य उज्जवल हो सके। मैं नशा मुक्ति पर भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम, बोले। नशा आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और भी तरह तरह के न जाने कितने चीज़ हैं मार्केट में जिनको वो इस्तेमाल करके अपनी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग तो जो करते हैं सो करते हैं, कम से कम बड़े बुजुर्गों को भी समझना चाहिए ताकि वो उनके घर के बच्चे न बिगड़ें। जब तक पेरेंट्स सही नहीं होंगे आपके बच्चे कभी सही नहीं हो सकते हैं। आप जैसा बिहेव करेंगे, जैसा अपने अंदर आदत रखेंगे, वैसा आपके बच्चे होंगे, ये सभी जानते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं। रहा बात नशा मुक्ति कैसे हो, तो नशा मुक्ति के लिए हम सबको मिलकर आगे एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और संकल्प लेना होगा कि नशा को बंद करना है, नशा को खत्म करना है। और जब तक नशा को खत्म करने का संकल्प नहीं लेगा हर इंसान, हर व्यक्ति अपने अंदर, दूसरे को सुधारने से पहले आप अपने आप को सुधारें, खुद को सुधारें। भाषण तो बहुत लोग देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग मीन्स बहुत से नेता ऐसे होते हैं, बहुत से मुखिया ऐसे होते हैं, बहुत से ये वार्ड सदस्य होते हैं, कहने के लिए कहते हैं लेकिन करते वैसा कुछ भी नहीं है, इससे भाषण में होता है। लेकिन मेरी उन सब से सिर्फ जुमलाबाजी। हाँ, लेकिन मुझे उन सब से अपील है, विनती है कि प्लीज़ भाषण न करें, दिल से इसको एक्सेप्ट करें और संकल्प लें, समाज को सुधारने का प्रयास करें ताकि आपका समाज सुधरेगा और आपका जब समाज सुधरेगा आपके भारत देश का भविष्य उज्जवल होगा, सुंदर होगा। और नहीं कुछ तो कम से कम आपका अपना नाम तो होगा कि आपने कुछ अच्छा किया, आपने कुछ बेहतर किया। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं सब लोग करते हैं, मेरे एक कदम आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। अगर ऐसा भीमराव अम्बेडकर सोचते तो आज कानून नहीं बनता। आज के डेट में लोग यही सोचते हैं कि सब लोग करते हैं, मैं एक सुधर जाऊंगा और मैं सही बन जाऊंगा तो थोड़ी ना दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक एक करके ही
एक एक बूंद से ही गागर भरता है। तो कोशिश करना चाहिए, खुद से पहल करना चाहिए। जब इंसान अपने घर की सफाई नहीं करेगा तो गांव की क्या सफाई करेगा? गांव की सफाई नहीं होगा तो फिर जिला का क्या, शहर का क्या, देश का क्या? तो कोशिश करें कि सिर्फ भाषण में ही ये बात ना रखें। शराब पीना, तरह तरह के जो नशा करते हैं खुद अपने घर में करते हैं, बड़े बड़े नेता को बुलाते हैं, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी को भी पिलाते हैं, घूस देते हैं, लेकिन भाषण देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को नसीहत देते हैं, दूसरी ओर फिर बढ़ावा भी देते हैं, दूसरों को बढ़ावा देते हैं। और तो ये नकाब को हटाएं, मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, इस नकाब को हटाएं और थोड़ा सा इंसानियत, मानवता अपने अंदर रखें। शराब बंदी अगर बिहार गवर्नमेंट ने किया है तो उनका साथ दें। बिहार सरकार का हम लोग तहे दिल से अगर साथ देते हैं, मिल के उस कदम को आगे बढ़ाते हैं तो ज़रूर एक दिन हमारा समाज शराब मुक्त हो जाएगा, नशा मुक्त हो जाएगा और औरतों के प्रति मानवीय व्यवहार करें, अमानवीय व्यवहार ना करें, ताकि औरत भी आगे बढ़े। इंसान ने पुरुष और नारी दो लिंग बनाए हैं, तो दो स्त्री पुरुष जो बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? दोनों को मिलके चलने के लिए बनाए हैं, न कि किसी को दबा के रखने के लिए और खुद ऊपर उठ के रहने के लिए। तो समाज में ऐसा बहुत हो रहा है कि पुरुष वर्ग जो होते हैं ऊपर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर चीज़ में, लेकिन नारी को पीछे कर देते हैं। नारी को घर की उलझनों में, बच्चों में या तरह तरह की जिम्मेदारियों में उलझा के रख देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यही काम, और वो मजबूर भी हो जाती है, करना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। लेकिन इस मजबूरी को एक पुरुष वर्ग दूर कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है, लेकिन महिला का साथ पुरुष जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं हो सकता है। कहने के लिए कहते हैं कि नारी सशक्त बनेगी, नारी खुद जब तक नहीं उठेगी नहीं होगा। नारी उठती है लेकिन आप उसे उठने नहीं देते हैं। अगर हम कोई कानून का सहारा लेते हैं तो कानून का सहारा लेने के बाद हमारी सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, तो हमारी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है तो हम कानून से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? तो फिर हम अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, और हमारी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ होता है हम नारियों के साथ, उसको झेलते झेलते मर जाते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि नारियों की सुरक्षा के लिए कानून का अधिकार के बाद सुरक्षा की भी बात करें, उसकी व्यवस्था करें, ताकि समाज सुधर सके, समाज में नारी पुरुष एक समान ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी जी सके, तभी हमारा देश आगे होगा। आज भी हमारी नारी गुलाम है, देश आज़ाद हो गया है लेकिन नारी गुलाम है। धन्यवाद। शुक्रिया मैम।